हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड के 10वीं कक्षा के गणित के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम खंड ए का सॉल्यूशन करते हैं। उसका बहुविकल्पीय प्रश्न है। उसका पहला प्रश्न है कि निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प कर चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो संख्याओं 96 और 404 का में से होगा। तो 96 और 404 का हम गुणनखंड करके लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 5 बार 2 आएगा, उसके बाद में 32 या 96 हो जाएंगी। और 404 के हम गुणनखंड करके लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 101। तो यहाँ पे हमको दो दो गुणनखंड है वो कॉमन मिल गए। तो हमारा SCF निकल के आता है हमारा 2 गुणा 2 जो कि 4। ऑप्शन नंबर हमारा तय हो जाएगा। दूसरा प्रश्न था कि यदि बहुपद Px यानी कि पोलोनोमियल बराबर x² माइनस का 2x माइनस 15 के शून्यांक a में b हैं तो a b इंटू बी का मान क्या होगा। a इंटू बी यानी कि शून्यांकों का गुणनफल होगी जो कि होता है c/a के बराबर। ये अल्फा बीटा मान लो इनको ना। तो ये होता है c/a जो कि माइनस के 15 c है इसमें और a की जगह 1 है तो माइनस के 15 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर हमारा प है। तीसरा प्रश्न 2 3 4 5 6 का औसत माध्य होगा। औसत या माध्य बोल दो। औसत या माध्य होता है संख्या राशियों के ऊपर बटे राशियों की संख्या। 2 और 3 हो गए 5 और 4 हो गए 9, 9 और 5 हो गए 14 और 6 20। तो 20 बटे संख्या है हमारे पास में 3 और 2 5, 5 का भाग लग जाएगा, आ जाएगा 4। तो बीच वाली संख्या माध्य होती है वो हो जाएगा 6। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा, यदि 2x प्लस का y बराबर 6 हो तो इसे संतुष्ट करने वाले युग्म होगा। देखो x की जगह 2 लगाएं और y की जगह 2 लगाएं तो ये संतुष्ट हो जाएगा क्योंकि 2 गुणा 2 प्लस का 2 बराबर 6, 2 दूनी 4 तो 6 बराबर 6। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 6। यदि पाँचवा है, यदि AP का प्रथम पद 6 और सार्वंतर 3 है तो AP होगी। प्रथम पद 6 इसमें नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 6 9 12 15। 6 9 में 6 गए तो 3 बचेंगे तो सक्सेसफुल है। छठे वाला, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है। तो देखो ये कौन ट्रिपल ए है, ये भुजा कौन भुजा, ये SAS का नियम है, भुजा 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 ट्रिपल S का नियम है, ये कौन भुजा ये ऐसे का नियम है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। सातवां प्रश्न, बिंदु A 4,0 तथा B 0,4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु यानी दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 4 + 0/2 यानी कि 2, 4 प्लस का 0/2 और 0 प्लस का 4/2 यानी कि 2,2। ऑप्शन नंबर हमारा से। यदि त्रिभुज 8वां प्रश्न, त्रिभुज ABC में कौन भी समकोण है तथा cos A बराबर 3/5 हो तो साइन A क्या होगा। चूँकि हम जानते हैं cos² A प्लस का sin² A बराबर 1 होता है। cos² A की जगह 3/5 लगाएंगे तो 3/5 का स्क्वायर प्लस का cos sin² A बराबर 1। तो साइन A की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4/5। सॉरी यहाँ पर हम लिखना ऑप्शन लिखना भूल गए तो ये जाएगा 4/5 जो कि ऑप्शन में होगा। नवा प्रश्न था, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ये मीनार है, ये मीनार है, ये छाया, दोनों बराबर हैं और ये एंगल थीटा है तो tan थीटा बराबर होगा, ये h मान लो, इसको भी h क्योंकि बराबर है तो h/h यानी कि 1। और tan थीटा में 1 किसका होता है 45 का होता है। वर्ग 10वां प्रश्न, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह क्या होता है दोनों का योग बटे 2, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। तो 10 को और 25 को जोड़ देंगे और 2 का भाग लगा देंगे तो 35/2 आएगा जो कि 17.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां प्रश्न, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती हैं। तो ये वृत्त है, ये इसका व्यास है, ये आपस में रेखाएं खींच दी। तो ये वृत्त के व्यास के आपस में जो सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं खींचाती हैं तो आपस में होती हैं वो समानांतर। जिप्र में भी है एक। 12वां प्रश्न, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। हाँ बेटा, ये आपका एक 7 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है जिसकी 7 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। इसमें एक गोला रखा हुआ है, अर्धगोला कटोरे टाइप में एक रखा हुआ है। तो इसका व्यास है तो कितना हो सकता है, जो हो सकता है इसकी भुजा के बराबर। अर्ध व्यास पूछा है
तो भुजा के बराबर 7 सेंटीमीटर। 12वां प्रश्न, वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान कितना होता है। ये वृत्त है, इसको चतुर्थांशों में बांटेंगे तो प्रत्येक चतुर्थांश के कोण का मान होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर द। 14वां प्रश्न, एक पाँचे को छालने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। क्योंकि पाँचे में 1 से लेकर 6 तक के अंक होते हैं, 6 से बड़ा कोई अंक होता ही नहीं है, तो 0/6 यानी कि 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 15वां प्रश्न, समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद है। चूँकि ये धनात्मकता की ओर बढ़ रही है तो इसका डी सर्वांतर जो कि धनात्मक आएगा। जैसे देखते हैं, ए बराबर आएगा इसका -3, डी बराबर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो -1/2 -3, तो आएगा -1/2 +3, यानी कि 3 में से 1/2 घट जाएगा। 3 में से आधा घटाएंगे तो आएगा 2.5, 5/2। तब हम A11 का सूत्र लगाएंगे, a प्लस का n माइनस के 1 × d। ए की जगह हम लगाएंगे -3, प्लस का n की जगह लगाएंगे 11, -1 × d की जगह लगाएंगे हम 5/2। 11 में से 1 गया तो 11 में से 1 जाएगा तो 10 बचेंगे, और 10 से 2 कर जाएगा 5 बार। 5 को 5 से गुणा कर 25, -3 प्लस का 25, यह जाएगा 22। ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला प्रश्न है, AP समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 का प्रथम पद एवं सार्वंतर है। तो देखिए, प्रथम पद तो जो शुरू में होता है वो है, इसका प्रथम पद A = हो जाएगा 3 का प्रथम पद ये हुआ, सार्वंतर दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो 1 - का 3 हो जाएगा -2। दूसरा प्रश्न है, cos² 60 डिग्री प्लस sin² 60 डिग्री का मान कितना होता है। क्योंकि हम जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान एक होता है, चाहे थीटा कोई भी एंगल क्यों ना हो, इसलिए 1। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तब शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या होगी। चूँकि हम इस प्रकार से जानते हैं, समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर ये है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो 6, 8, 10 पे ये 6, 8 हो तो त्रिज्या यह आएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हल करने वाला नहीं है, 3, 4, 5 का अनुपात से हो जाता है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, जो कि x बार बराबर आता है a प्लस का सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। 5वां प्रश्न, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, अधिक होनी यानी बहुत अधिक होती है, यानी कि बहुलक हो जाता है वो। 6वां प्रश्न, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान कितना होता है। क्योंकि इस घड़ी में 60 मिनट होती हैं और कोण बनता है 360 का, क्योंकि 1 मिनट बराबर आ जाएगा 6 डिग्री, तो आप लिख देंगे हम 6 डिग्री। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। असंभव घटना की प्रायिकता में से 0, संभव की अधिकतम घटना 1 होती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है, 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। जब हम 1260 यानी कि 1260 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 630 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 315 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 105 बार, 105 में 3 का भाग देंगे 35 बार, और 35 से भाग देंगे 5 का जाएगा 7 बार। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। तो घातांक के रूप में ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा प्रश्न, यदि बहुपद 2x² + x प्लस का k 1 का शून्यक 3 है तो k का मान क्या कीजिए। k का शून्यक है तो बराबर 0 होगा, k x का मान यहाँ पर रख देंगे तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का k बराबर 0, तो 9 दूनी 18 प्लस 3 21 प्लस का k बराबर 0, तो k की वैल्यू हो जाएगी -21। प्रश्न नंबर 3, 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये, तो इसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में लिखिए। तो माना पेंसिल की कीमत x रुपये है और जो पेन की कीमत है, एक पेन की कीमत वो y रुपये है, एक पेंसिल एक पेन की। तब 8 पेंसिल की मूल्य हो जाएगी 9 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 9x और 8 पेन का मूल्य हो जाएगा 8y।
इन दोनों का जो योग है वो है 54। तो हमारी समीकरण बन जाएगी 9x प्लस के 8y बराबर 54। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा है, चित्र में डी समांतर है बी सी है तथा यदि ए ई पॉन ई सी बराबर 3/2 तथा ए डी बराबर 2.7 सी एम है तो डी बी की लंबाई ज्ञात करें। चूँकि ये डी समांतर है बी सी के, तब हम जानते हैं, हमने एक पेपर में पढ़ी है समानुपातिक प्रमेय, जो कहती है कि ए डी ये बटा ये बराबर ये बटा ये, तो ए डी बटे बी डी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के। चूँकि ए ई बटे ई सी बराबर दे रखा 3/2, ए डी का मान दे रखा 2/7, 2.7 बटा बी डी निकालना है तो यह जाएगा 3/2। इसको हल कर लेंगे हम। इसको काटा 3 नाम 27 0.9 और इसको 2 को गुणा कर देंगे तो बी डी के बराबर आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 5वां, बिंदु P 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष की दूरी में से क्या होती है, वाई होती है, जो इसका आंसर हो जाएगा 4। छठा प्रश्न, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया का जो सूत्र होता है 4πr²। तो 4 × 5 की जगह 22/7 गुणा आर की जगह आर का मान आर की जगह 14 हाथ से काटा 2 बार, ये 22 चौका हो गया 88 और 14 दोनों हो गए 28। 28 को गुणा 14 से करने पर आएगा आपका 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7वां प्रश्न, एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है एवं उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। चूँकि हमको h बराबर ऊंचाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर और हमको क्षेत्रफल a बराबर दे रखा है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि हमको वक्र पृष्ठ दे रखा है तो 2πr/h बराबर दे रखा है 968। तो हम 2π की जगह 22/7, आर की वैल्यू नहीं दे रखी, हमको पूछा है, और एच की वैल्यू दे रखी 11 बराबर 968। ठीक है, अब यहाँ से 11 का भाग लगा देंगे, 11 8 88, फिर 11 8 88, 22 दूनी 44 दूनी 88 और 2 को 7 से गुणा कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां प्रश्न, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चाप 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। चूँकि थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री, तब हमको चाप की लंबाई का सूत्र होता है, उसको एस करके मान लो या कुछ भी करके मान लिया, तो होता है 2πr × θ/360। तो 2 गुणा आर की वैल्यू 22/7 गुणा आर की वैल्यू हम लगाएंगे 14, थीटा की जगह 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। ये कट गया 6 बार, ये कट गया 2 बार, इस 6 से काटा इस 2 को 3 बार, तो आएगा 22 × 44/3 44/3 44/3 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 14 कटा 34 42 सही 2/3 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 मीटर ऊंचे एक खंबे की त्रिज्या खंबे की छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का 49 कोण ज्ञात करें। ये मान लो खंबा है, ये इसकी छाया है, उसका कोण ये थीटा हमको ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि 6 मीटर ऊंचा खंबा है, ये 6 मीटर ऊंचा खंबा है, इसकी छाया जो कि नीचे बन रही है वो है 2√3 मीटर। तो हम जानते हैं कि लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का सूत्र लगा देंगे, ये लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। लंब बटा आधार होता है tan थीटा। 6 से काटा 3 बार, 6 से 2 से काटा 3 से कट जाएगा √3 बार, √3 tan थीटा, चूँकि √3 tan थीटा होता है 60 डिग्री का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां प्रश्न, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव को अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी होगी। ये एंगल आपको दे रखा 30 डिग्री का, तब ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का। तो कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचे, तो ये आपका
20 मीटर ऊंचा हो जाएगा। तब पूछा है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी इसका आधार, तो तुम जानते ही टेन लंब बटे आधार, इसको x मान लिया हमने, तो 20/x बराबर हो जाएगा 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ऐसे x की वैल्यू निकालनी है हमको, आ जाएगी 20√3, √3 की वैल्यू लगा देंगे हम, ये मीटर में आएगी, तो 20√3 की आती है 1.732, दिया जाएगा 3462, यानी कि 34.62 सेंटीमीटर। यहाँ तक हमारा खंड ए था। अब खंड ए के बाद हम खंड ब शुरू करेंगे। हमारा अब खंड ब शुरू होता है, लघुतरात्मक प्रश्न, उसमें 14 प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न को करने का तरीका है ये कि आप इसको विरोधाभास से करेंगे। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हमने मान लेंगे इसको, ये हमने माना है। परिमेय संख्या की खास बात ये होती है कि हमने उनको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, कि तब √2 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ P और Q हैं वो कोप्राइम नंबर है, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का तात्पर्य ये है, जैसे मान लो हमको लिखा हुआ है 6/18, तो 6/18 का मतलब 6 से एक बार कट जाएगा, ये 3 बार। तो ये वाली संख्या नहीं होगी, कौन सी वाली संख्या है, ये वाली संख्या है जो आपस में बिल्कुल अब कट नहीं रही है, यानी कि सिर्फ कटेंगे तो सिर्फ 1 से, तो ये कट नहीं रही आपस में। तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2P बराबर लिख सकते हैं, सॉरी √2Q बराबर लिख सकते हैं। P² करेंगे तो 2Q² बराबर P। तब यहाँ से Q² अपॉन तब यहाँ से Q² बराबर हो जाएगा P²/2। तब ये आ गया। अब Q बराबर हम कुछ मान लेंगे, Q बराबर 2m मान लेंगे। तब इस यहाँ पर रख देंगे, तो ये P बराबर करके मान लेंगे, तो Q² बराबर हो जाएगा 2m², 2 यानी 4m²/2। तो Q² बराबर हो जाएगा 2m²। तब m² की जो वैल्यू आएगी Q²/2 आएगी। इसको देख Q² और m² की वैल्यू देखने पर हमको ये लगता है कि क्या लगेगा कि इसमें हम Q² को मान है, पूर्णांक संख्या है, उसको वर्ग करने पर 2 को भाग देने पर एक m का वर्ग आ रहा है, यानी कि कोई न कोई संख्या निकल के आ रही है। और यहाँ पे P² में 2 का भाग लगाने पर Q² एक संख्या निकल के आ रही है। इसका मतलब यह हुआ ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है, कोप्राइम नंबर सॉरी है। तो कोप्राइम नंबर अतः ये क्या हो जाना चाहिए, ये परिमेय होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए, जो कि हमारे विरोधाभास के कैसे विपरीत है। अतः ये क्या है, विरोधाभास के विपरीत आता है, √2 क्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रश्न में थोड़ी इस कैलकुलेशन देख लेना किताब में से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां प्रश्न, यदि बहुपद 6x² -3 -7x की शून्यांक 3/2 और -1/3 है, तो शून्य को एवं गुणांकों के मध्य के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चूँकि बहुपद है 6x² -3 -7x, तब इसमें ABC से तुलना करने पर a बराबर आएगा 6, b बराबर आएगा -7 यानी कि 3, और c बराबर आएगा -3, क्योंकि x का गुणांक होता है b। अल्फा और बीटा ये मान लेंगे हम, अल्फा बराबर आएगा 3/2 और बीटा बराबर आएगा चूँकि हम दो गुणा हमारे पास दो संबंध है, एक तो आता है अल्फा प्लस के बीटा बराबर होता है -c/a। इसकी सत्यता की जांच करेंगे तो अल्फा यानी कि 3/2 प्लस बीटा यानी कि -1/3 बराबर आएगा -c/a की जगह लगाएंगे 6, तो ये आ जाएगा इसका ऑप्शन में 9 - 2 7/6। सॉरी ये -b/a होता है ना, तो ये -7 और तो ये आ जाएगा 7/6, ये भी आ जाएगा 7/6, माइनस इंटू माइनस करने पर प्लस का 7/6, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो अल्फा इंटू बीटा तो 3/2 गुणा -1/3 बराबर आएगा c की जगह लगाएंगे -3 अपॉन a की जगह लगाएंगे 6, इस 3 से 3 कट जाएगा तो -1/2 आएगा,
इससे 6 से 3 को काटा तो 2 बार, तो माइनस का 1 बटे पूरा माइनस का 1 बटे 2। चूँकि ये भी सत्य है और ये भी सत्य है, अतः गुणांकों का मध्य क्या है, गुणांकों और शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य क्या है, संबंध सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 6, समीकरण निकाय x माइनस का वाई प्लस का 1 बराबर 0 और 3x प्लस का 2y माइनस के 12 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पहली समीकरण है 3x प्लस का 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो 3x बनाने के लिए यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दो एक को, तो यहाँ लिखेंगे हम 3x, इसको 3 लिखेंगे माइनस का 3y, वन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 बराबर 0। चिन्ह को बदल दिया, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, इस 3x से 3 से कट जाएगा तो 3 और 2 हो जाएगा 5y माइनस और माइनस माइनस के 15 बराबर 0। तो 5y बराबर आ जाएगा 15, तो y की मान आ जाएगा 15/5, यानी कि y की वैल्यू आएगी 3। y बराबर 3 आ गया तो y की वैल्यू हम इसमें लगा देंगे, पहली समीकरण इसको दूसरे समीकरण मान के इसमें लगाएंगे तो आ जाएगा x माइनस का 3 प्लस का 1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x माइनस का 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर सी डी तथा इसके विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। तब इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, त्रिभुज समचतुर्भुज बनाते हैं, समलंब बनाते हैं। ये एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं जिसमें ए बी सी और डी। इसमें रचना से क्या करेंगे, हम ए को हम सी से मिला देंगे और डी को बी से मिला देंगे। जहाँ पे दोनों विकर्ण मिल रहे हैं उस बिंदु को हमने मान लिया ओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओ से ए डी पर एक ए बी के समांतर एक स्पर्श एक रेखा खींच देंगे, जिस बिंदु को हम नाम देंगे एम। तब त्रिभुज ए डी बी में त्रिभुज, इसमें एक त्रिभुज तुम्हारा ये बनेगा। तब त्रिभुज ए डी सी में क्या जानते हैं हम कि किसी त्रिभुज को, अगर ये त्रिभुज है इसको एक, ये दोनों समांतर होंगे, जो समांतर होंगे तो समानुपात में कटेंगे, तब आएगा डी एम अपॉन ए एम बराबर आएगा इसे डी एम अपॉन ए एम, तो सी ओ बटे, तो ओ सी बटे ए सी ओ बटे ए ओ, तो सी ओ बटे ए ओ ये आएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर त्रिभुज लगाएंगे हम इसमें डी ए बी में, तो डी ए बी में लगाएंगे हम वही नियम, तो डी ए अपॉन डी एम अपॉन ए एम बराबर हो जाएगा ये डी ओ अपॉन बी ओ, तो डी ओ अपॉन बी ओ समीकरण को, चूँकि डी एम अपॉन ए एम तो फ्रॉम फर्स्ट एवं सेकंड दोनों बराबर कर देंगे, बराबर करेंगे तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड बराबर हो जाएंगे, तो सी ओ अपॉन ए ओ बराबर हो जाएगा डी ओ अपॉन बी ओ। चूँकि हमको आगे पीछे करना है तो इस बी ओ को इधर लिया, सी ओ को इधर लिया, तो बी ओ अपॉन ए ओ बराबर जाएगा डी ओ अपॉन सी ओ। अब इसके टांग पकड़ के उल्टा कर दो तो ए अपॉन बी ओ, यहाँ तक आ गया। अब इसको टांग पकड़ उल्टा करेंगे तो हम ए ओ तो ऊपर चल जाएगा, बी ओ नीचे आ जाएगा, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ ऊपर चल जाएगा तो सी ओ अपॉन डी ओ। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। इसमें कुछ करना नहीं होता, इसमें एक समलंब बनाते हैं, इसमें आपस में विकर्णों को मिला देते हैं, जो बिंदु ऊपर मिलते हैं, और ओ से हम क्या करते हैं, सी डी और ए बी के बीच में समांतर एक रेखा खींच देते हैं। इसलिए क्योंकि कहते हैं समानुपातिक प्रमेय लगाने के लिए, समानुपातिक प्रमेय लगाएंगे इस एक त्रिभुज इसमें, तो ये वाली भुजा अपन ये बराबर, ये वाली भुजा अपन ये कर देंगे, इससे प्रमेय एक बन जाएगी। इस वाले त्रिभुज लगाएंगे तो ये और अपन ये बराबर हो जाएगा इस वाले त्रिभुज, इस वाली भुजा के, तो ये लगा देंगे। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड बराबर करके हम इसको उल्टा सीधा करके दिमाग लगाने पर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 8, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु 1 6,5 और बी -4,5 से समदूरस्थ है। तो हम एक्सेस बना के समझाते हैं पहले, तो फिर बाद में इसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये एक्स अक्ष, अब ये वाई अक्ष हो गया, 6,5 कुछ इस प्रकार से यहाँ आएगा, ये आपका ए हो गया, और बी -4,5 कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आएगा, -4,5। ये क्या कह रहा है प्रश्न ये कह रहा है कि आपको एक्स अक्ष, इस अक्ष पर
कोई एक पॉइंट फाइंड करना है। मान लो ये आपने कोई पॉइंट फाइंड किया, जो ये इस बिंदु की दूरी और ये दूरी होती है, यानी कि ये वाली दूरी और ये जो वाली दूरी है दोनों बराबर हो, समदूरस्थ हो, एक्स अक्ष पर हो। चूँकि हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट हो पी, उसके निर्देशांक लिखने हो तो वाई तो निर्देशांक 0 होगा, और पी पर मान लो कोई एक्स निर्देशांक है, वो कुछ भी हो सकता है, एक्स 0, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, -1 -2, तो ये हमने मान लिया। तब हम क्या कहेंगे कि बी से लेकर जब पी तक की दूरी है वो, और ए से लेकर जब पी तक की दूरी है वो बराबर होगी। तब बी पी बराबर होगी ए पी के, या इन दोनों का वर्ग भी इनको बराबर होगा। चूँकि हम इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, तो एक्स माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस प्लस का 0 - 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर। इन दोनों का वर्गमूल का रूट, मतलब वर्गमूल का स्क्वायर करेंगे ना तो ये आपस में हट जाएंगे। तो एक्स प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का -5 का स्क्वायर बराबर एक्स माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये आपस में कर जाएंगे 25 से 25। तो एक्स प्लस 4 का स्क्वायर बराबर आएगा एक्स माइनस 6 का स्क्वायर। चूँकि स्क्वायर से स्क्वायर नहीं काट सकते क्योंकि एक्स का मान नहीं मिलेगा, तो हम इसके लिए स्क्वायर खोल देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 36 माइनस के 12x। इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, सॉरी 4x नहीं आएगा, ये आएगा 8x, क्योंकि 12 और 8 हो जाएंगे 20x, और ये और 4 का वर्ग होगा 16, 36 में 16 जाएंगे तो 20 बचेंगे, तो x बराबर आएगा 20/20 यानी कि 1। तो बिंदु हमारा P हो जाएगा 1,0, क्योंकि हमने कुछ सही अंदाजा लगाया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 9, किसी त्रिभुज में ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो साइन ए व साइन सी का मान ज्ञात करें। तो ये त्रिभुज मान लिया हमने समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B समकोण है। ये हमने पूछा बिंदु ए बिंदु सी मान लिया, B 2 बार नहीं, ये सी है। कह रहा है कि ए बी 24 है, तो ए से लेके बी तक ये 24 सेंटीमीटर है, बी से लेके सी तक ये 25, ये 7 सेंटीमीटर है। तब हमको ये पता करना पड़ेगा पहले, क्योंकि ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा इन दोनों का वर्ग हो गया तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 के बस, इनको जोड़ेंगे तो 49 प्लस का 600 सॉरी 576, इन दोनों को जोड़े 625 ए सी का स्क्वायर, तो ए सी आ जाएगा 625 का रूट, तो ए सी आ जाएगा 625 का रूट यानी कि 25 सेंटीमीटर। तब हमसे पूछा साइन ए, वो था लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण, तो ए को कौन मानेंगे तो ये तो लंब हो जाएगा, इसका ये कर्ण हो जाएगा, तो बी सी अपॉन ए सी आएगा, तो हो जाएगा 7/25। तो ये सेंटीमीटर में कट जाएंगे आपस में। अब साइन सी की बात करें जो कि कॉस सी के बराबर होगा, चूँकि ये अब ये वाला कौन मानेगा तो इसके सामने वाला लंब ये होगा, तो ए बी बटे ए सी, ये कि 24/25 आ जाएगा। ये हमारे दोनों आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 10, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की एक छाया 40 मीटर अधिक हो जाती है, लंबी हो जाती है, जब सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, मीनार की ऊंचाई याद करें। तो मान लो ये मीनार है, ठीक है, ये और ये मीनार की ऊंचाई से हमने कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा इसका, ठीक है। तो 60 से घटकर कितना हो जाता है 30, तो पहले था ये 60 डिग्री, ये लंब थोड़ा सीधा बनाना है, सीधा मान लो इसको, सीधा है, ये घटकर 30 डिग्री हो जाता है, और छाया जो है यहाँ से लेकर बढ़कर यहाँ तक 40 मीटर अधिक हो जाती है, ये इसकी छाया है। हमको ये ऊंचाई h याद करनी है। हम मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये सी और ये डी। चूँकि हमको इसके लिए हम पहले इसको ए से लेकर बी तक की दूरी मान लेंगे, ये माना x है, मानो तो मानो, नहीं मानो तो मत मानो। चूँकि हम त्रिभुज डी ए बी में लगाएंगे, त्रिभुज डी ए बी में लगाएंगे tan थीटा, तो ये आएगा AD अपॉन AB बराबर tan 60,
जो ए डी है हमारा एच और ये है एक्स, 1060 होता है √3, तो एच बराबर आएगा x√3। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। चूँकि अगर हमको x के वैल्यू पता चल जाए तो हम यहाँ से ऐसे निकला धरा है, तो h की वैल्यू x के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा इस त्रिभुज DAC में, तो त्रिभुज DAC में लगाएंगे हम वही tan थीटा, तो AD अपॉन AC बराबर आएगा tan 30 डिग्री। चूँकि tan 30 डिग्री, अब AD तो हमारे पास में वही h है और AC यहाँ तक है, तो ऐसे होगा AB प्लस का BC यानी कि x प्लस का 40 बराबर हो जाएगा tan 30 डिग्री तक 1/√3। चूँकि h हमको पता है कितना है, x√3, तो x√3 बटा x प्लस का 40 बराबर है 1/√3। वजन गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 × √3 तो 3x बराबर आएगा x प्लस का 40, तो 2x बराबर आ जाएगा 40, तो x बराबर आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। चूँकि x 20 मीटर है, तब यहाँ देखिए, तो ये समीकरण लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से। ये समीकरण 1 से हम क्या जानते हैं, एक h बराबर है x√3 मीटर, x की जगह 20 लगाएंगे तो h बराबर आएगा 20√3 मीटर। h तो 20 गुना √3 की जगह 1.732 लगाएंगे तो ये आ जाएगा 64.62 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 11 सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये हमारा वृत्त है, सर्किल, इसके ऊपर एक दो हमने स्पर्श रेखाएं खींच दी हैं, ये जो कि गुजर रही व्यास से होकर गुजर रही, तब हमको बताना है कि जो स्पर्श रेखाएं वो समांतर होती हैं। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, मान लो ये हमारी स्पर्श रेखाएं AB हैं, ये C और D है, जो कि व्यास MN से होकर गुजर रही हैं, इसका केंद्र O है। चूँकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये हम लिखेंगे। चूँकि कोण AMO बराबर आएगा 90 डिग्री, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इसी प्रकार से ये कोण CNO बराबर आएगा 90 डिग्री। चूँकि ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। चूँकि और ये व्यास है, इसको आपस में काट रहा है। जब दो रेखाओं को एक व्यास काटे और इन दोनों का अगर योग करें तो कोण AMO प्लस का कोण CNO करें तो आएगा 90 + 90 यानी कि 180। कोण AMO प्लस का कोण CNO यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण करें। तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि किसी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे और उसके तिर्यक रेखा के एक तरफ के बने दो अंतःकोणों का योग, एक तरफ रेखा के अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री से के बराबर हो यानी कि संपूरक हो, तो ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और उसमें दूसरा कथन ये था कि अगर 180 डिग्री से कम हो या अधिक हो तो वो रेखाएं क्या होती हैं, आपस में कहीं जाके मिल जाती हैं। जैसे मान लो ये दो रेखाएं हैं, यहाँ पे इन दोनों कोणों को 180 डिग्री से ज़्यादा है, मान लो 180 डिग्री ज़्यादा 200 हो गया, तो ये रेखाएं आगे जाके इधर मिल जाएंगी, ठीक है। अगर जिधर कम होता है उधर ही मिल जाती हैं। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, अतः व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु व दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ध्यान रखना है, वृत्तखंड पूछा का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये हमने बना दिया, वृत्त बना दिया, ये इसका कोण बना दिया 60 डिग्री का, और पूछा है वृत्तखंड, तो इनको
जो हमने त्रिज्या खींची उनके सिरों को परिधि से मिलाने पर जीवा बनेगी। तो ये वाला क्षेत्र हमको बता रहा है लघु त्रिज्यखंड है, सॉरी लघु वृत्तखंड है, और ये हम जो रंग रहे हैं यहाँ से ये आपका बन जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह लगा देंगे हम 3.14 गुणा 12 का स्क्वायर, जो कि हमारा आएगा 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो आएगा फाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा बटे 2। यह आ जाएगा 3.14 गुणा आर स्क्वायर की जगह 12 का स्क्वायर गुणा 60 बटे 360 डिग्री माइनस के 12 का स्क्वायर बटे 2 गुणा साइन 60 डिग्री बटे 2। ये साइन 60 डिग्री की वैल्यू 60 बटे 2 30 डिग्री रखेंगे, 1 बटे 2 रखेंगे, इसको हल करेंगे तब ये निकल के आएगा आपका 39.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बड़े वाले संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। वो आएगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि यह आ जाएगा 452.16 माइनस के 39.36 सेंटीमीटर स्क्वायर को घटाएंगे आपस में, तो ये निकल के आएगा 412.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 13 है, एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 मीटर है। तो दीवार को बनाने में 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर नाप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। हम तब दीवार का आयतन, दीवार एक घनाकार होगी जिसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि लंबाई आपकी है 5 मीटर गुणा चौड़ाई 30 सेंटीमीटर गुणा आ जाएगी आपकी 3 मीटर ऊंचाई है। एक ईंट का आयतन, ईंट भी घनाकार होती है तो उसका आयतन भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होगा, तो यह आ जाएगा 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर। चूँकि अगर दीवार में ईंटें लग रही हैं तो दीवारों में ईंटों की संख्या निकालनी है, तो एक ईंट का भाग दे देते हैं, तब ईंटों की संख्या, तो दीवार में दीवार का आयतन में एक ईंट का भाग लगा देंगे, एक ईंट का आयतन का इसमें लग जाएगा भाग। अब हल करते हैं इसको, तो सारी इकाइयों को हम सेंटीमीटर में रखेंगे, तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में लेंगे 5 गुणा 100, ये सेंटीमीटर में है पहले से ही 30 सेंटीमीटर गुणा 3 मीटर को हम सेंटीमीटर में लेंगे 3 गुणा 100 बटे ये सारी इकाइयाँ सेंटीमीटर में, तो 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 तो इसको 75 बटे 100 सॉरी 10 लिख सकते हैं। इस 10 को इस 10 से उड़ा देंगे, इस 0 से इस 0 को उड़ा देंगे, पाँतिया 15 5 75 5 बार आपस में कैलकुलेशन करने के बाद में इनको सब गोल करने के बाद में आएगा 3000 ईंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक का मतलब होता है आरोही या अवरोही क्रम में आंकड़ों को जमाने पर, आंकड़ों को रखने पर मध्य वाला आंकड़ा, मध्य वाला आंकड़ा
डेटा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम इसमें, सारणी की जो मतलब हमको दे रखा है x दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। इसका मतलब ये है कि x यानी कि 20, जो 20 जो संख्या है वो 6 बार आई है, 25 है वो 20 बार आया, 28 24 बार, 33 15 बार, 38 4 बार, 42 है 2 बार और 43 है 1 बार आया है। इसका मतलब बारंबारता मतलब कुल संख्याएं इतनी बार आई हैं, तो इन संख्याओं को योग हो जाएगा, यानी कि 6 प्लस का 20 प्लस का 24 प्लस के 15 प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 1, सबका योग करेंगे हम, कितना आएगा, सबका योग करो तो 26 50 65 और ये आ जाएंगे 72। चूँकि हमको मध्य वाला चाहिए, तो भाई 72 का तो मध्य वाला होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो 72/2 प्लस 1 वा पद है ना, ऐसे ही लेते थे। तो 72 1 36 प्लस 1 यानी कि 37वां पद आएगा हमारा, माध्य का आएगा वो 37वां पद। या इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखते थे, 72 प्लस का 2/2 पद, इसको जोड़ेंगे तो 74/2 यानी कि वही 37वां पद आएगा। अब 37वां पद इसमें से कैसे पता करें कि कौन सा 37वां पद है, चूँकि बारंबारता से पता चलेगा। तो 6 पद तो ये हो गए, 6 20 26 पद ये हो गए, 26 में 24 पद जोड़ेंगे तो 50 पद हो जाएंगे। मतलब 50 26 और 50वें पद के बीच में आएगा आपका 37वां पद, तो कौन सा हो जाएगा 28। तो अतः माध्यक कौन सा हो जाएगा आपका, माध्यक हो जाएगा जो 24 वाला है उनमें से 28। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 15, दो पाँचों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों समान अंक प्राप्त होंगे। देखो, जब हम किसी पाँचे को फेंकते हैं, पाँचे को फेंकने पर, एक पाँचे को फेंकने पर ये कुल 36 परिणाम हमको प्राप्त होंगे, 1 1 से लेके 6 6 तक। ठीक है, तो हमको पूछा है कि दोनों पाँचों पर समान अंक प्राप्त हों। समान अंक तो हमको मिलेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कुल 6 परिणाम है, तो 6 बटे और हम अनुकूल 6 परिणाम है, कुल हमारे पास में 36, तो 6/36 यानी कि 1/6 हमारा इसका पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर है, दूसरा हमको पूछा है कि 500 के अंकों का योग कितना है, 7। 7 कब होगा, जैसे 1 और 6 को जोड़ें 7 हो जाए, 2 और 5 को जोड़ें 7 हो जाए, नहीं कि ऐसे जोड़ेंगे 1 और 6 2 और 5 और 3 और 4 7 4 3 7 5 और 2 7 और 6 और 1 7, तो कुल 1 2 3 4 5 6 परिणाम है, तो 6 बटे और पूरे परिणाम होंगे 36, 6/36 यानी कि 1/6 इसका ये आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित बटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना है, जिसमें डी निकालते हैं ना, उससे ज्ञात कीजिए। इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25 25 40 40 45 सॉरी 55 55 से 70 70 से 85 85 से 100, बारंबारता 2 3 7 6 6 6। तो इसके लिए हम बनाते हैं सारणी। हमने सारणी को बना लिया है, देखो वर्ग अंतराल लिख दिया है, उसके बाद में बारंबारता। तब देखो x की वैल्यू लिखते हैं हम, x की वैल्यू कैसे लिखते हैं, अंतराल को जोड़ के 2 को भाग लगा देते हैं, तो यह जाएगा 17.5, 20 से 25 25 का 10 सॉरी 20 से 10 25 से 10 35 का आधा 17.5, यह आ जाएगा फिर 32.5, इसके बाद में आ जाएगा 47.5, उसके बाद में आएगा 52.5, फिर 77.5, फिर 82.5। डी बराबर होता है x माइनस ए, हम इसको x इसमें ए मानना होता है, तो देखो ए होता है बीचों बीच में से मानते हैं, पर 1 2 3 4 5 6 6 का बीच होता नहीं है, इसलिए हमने तीसरा पद मान लिया, तीसरा चौथा बीच होता, इसमें ए को हमने मान लिया 47.5। तब इससे हम डी बराबर x माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0, यहाँ पे माइनस के अंतराल कितना है 15 का, तो माइनस के 15 माइनस के 30, फिर 15 30 और 45 आ जाएंगे। अब एफ को और इसको गुणा कर लो डी को, तो 2 30 6 60 माइनस के 3 15 15 3 45 माइनस के 45, 7 गुणा 0 0, 6 15 6 90, 30 6 18 180, और ये आ जाएगा 6 45 6 का 45 90 9 27 270। इनको जोड़ेंगे हम 60 40 105 हो जाएंगे, माइनस के 105, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस के 400 सॉरी माइनस ये आ जाएंगे 435, 435 में से 105,
ये आएंगे 570 570, ये इनको प्लस के जोड़े 540, और 540 में से 104 घटाएंगे, 105 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे आपके 435, जो कि समांतर माध्य ज्ञात करने सूत्र होता है x बार बराबर होता है a प्लस का समेसन एफ आई इंटू डी आई वन समेसन एफ आई। ए की जगह हम लगाएंगे 47.5 प्लस का एफ समेसन ई आ जाएगा समेसन एफ, इन समेसन वाला योग एफ आई डी आई का कितना आता है 435 बटे समेसन एफ आई, इन सब का योग करेंगे 2 और 3 5 और 7 12 18 हो जाएंगे 30, तो बटे 30 47.5 30 का भाग लगेगा तो ये जाएंगे 14.5, 47 14 61 हो जाएगा 62.0, तो एक्स बार का मान आएगा मतलब कल्पित माध्य विधि से जो माध्य निकाल रहा है हमने वो आएगा 62 आंसर आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 16 का अथवा नीचे दिए गए वह बंटन एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। तो भार जो कि किलोग्राम में दिए हुए 40 से 45, 45 से 50, 5 किलो के अंतराल पर दिए हुए हैं, और विद्यार्थियों की संख्या 3, 5, 10, 8, 7, 4, 3 है। तो विद्यार्थियों को माध्यक भार निकालना है, माध्यक यानी कि मध्य वाला भार निकालना है। तो इसके लिए हम सारणी को हम खड़े कर लेते हैं। सारणी को हमने खड़ा कर लिया है, भार और ये आगे बारंबारता मन लगाने के माध्यक निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो हम संचय बारंबारता के लिए हम इनको योग करते हैं, तो 3 को यहाँ लिख देंगे, 5 से 3 हो गए 8, और 8 और 10 हो गए 18, 18 और 8 हो गए 26, 26 से 7 हो गए 33, 33 4 37, 37 और 3 हो गए 30। इनके जस्ट साउंड लिख देते हैं इनको ना, बाकी सारा खेल आपको सूत्र से समझ में आएगा। संचय बारंबारता 30 है तो इनकी टोटल एफ कितना 30 है। तो हमारा सूत्र होता है जो माध्यक का वो होता है एल प्लस का एन बटे 2 इंटू माइनस का सी एफ बटे एन, एन या फिर लगाते हैं समेशन एफ आई गुणा एच। ठीक है, तो सबसे पहले हम एन बटे 2 निकालते हैं, एन बटे 2, एन आपका 30 है बटे 2, 30 बटे 2 आएगा आपका 15। तो सी एफ में आप 15 ढूंढो या 15 से जस्ट बड़ा ढूंढो, तो 15 से बड़ा जस्ट 18 है आपके पास में। तो आपका 18 का जो वर्ग है ये वाला, इसको पकड़ लो, तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो आपका एल हो जाएगा, एल हो जाएगा 50। उसके बाद में एन 30 तो है ही। सी एफ की बात करें तो इससे जस्ट ऊपर वाला ये आपका 8। एच की बात करें तो इसमें से पहले ले लो, तो 45 में से 40 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5। बाकी आप समझदार हैं, तो माध्यक निकालेंगे बराबर, तो एल की जगह आप लगाएंगे 50 प्लस एन बटे 2 यानी कि 30 बटे 2 माइनस के 8 बटे 30 गुणा एच की जगह 5। हल कर लो, 50 प्लस 15 में से 8 गए तो 7 बटे 30 गुणा 5, 5 से घटा इसको 6 बार, 50 प्लस 7 में 35 बटे 6, 35 में 6 का भाग लग जाएगा 6 6 36, तो आ जाएगा 50 प्लस का 5 सही 5 बटे 6। तो इसको हल कर लेंगे तब जोड़ेंगे तब ये आएगा, सॉरी हमने काटा नहीं, तो 7 बटे 6 बचेगा, तो ये आएगा 1 सही 1 बटे 6। तो इसको हल करने पर आ जाएगा पूरा, यहाँ पे लिख दें हम आंसर को 51.16 ये हमारा क्या होगा माध्यक होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको इसलिए हम एपी बना देते हैं, तो एपी बन जाएगी तो 1 2 3 डॉट 200। प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, तो 1 2 3 करके 100 तक ले लेंगे हम, चूँकि इसका प्रथम पद 1 हो जाएगा, डी निकालेंगे तो 2 माइनस का 1 जो भी 1 हो जाएगा, एन की जगह हम 100 लगाएंगे, अंतिम पद हमको पता है तो एल की जगह भी हम 100 लगा सकते हैं। चूँकि हम एस का जो फॉर्मूला जानते हैं वो एन बटे 2 गुणा ए प्लस का एल वाला जानते हैं, तो हम लगा सकते हैं एन की जगह 100 बटे 2,
ए की जगह हम लगाएंगे 1 प्लस का 100, 100 में 2 का भाग रखे तो 50 गुना ये दोनों जोड़े 101, तो ये आ जाएगा 50 50 50 50 एस बराबर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसका अथवा वाला। प्रश्न नंबर 17 का अथवा है, एपी का प्रथम व अंतिम पद क्रम से, प्रथम पद तो 1 है और अंतिम पद 11 है, तो इसके पदों का योगफल 36 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। चूँकि प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं तो वो 1 है, और अंतिम पद को हम एल से लिखते हैं वो है 11, तो पदों का योगफल एस बराबर 36 दिया हुआ है, तो एस बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस का एल। यहाँ पे हमको एन नहीं दिया हुआ है, एन निकाल लेंगे, तो एस बराबर 36, एन की जगह लगा देंगे हम, दिया नहीं है तो ए की जगह 1 प्लस की 11, 36 बराबर n/2, 11 रेखो 12, 2 से काटा 12 को 4 बार, 4 से काटा इसको 36 को, ये कट जाएगा 2 से काटा इसको 12 को 6 बार, 6 से काटा 36 को 6 बार, तो n की जो वैल्यू आएगी 6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है एपी के अंदर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 18 है, बिंदुओं P-3, 4 और Q 4, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं आपको। समत्रिभाजित बिंदुओं के निर्देशांक, तो हमको P मान लो ये वाला पॉइंट है -3, 4, दूसरा पॉइंट आपका Q मान लिया हमने वो है 4, 5, उसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, तो समत्रिभाजित करेंगे तो बिंदु 3 मिलेंगे हमको, 2 अंतर मिलेंगे, तो मान लिया हमने ए और ये बी, इसके बिंदु निर्देशांक चाहिए हमको और इसके भी चाहिए। चूँकि ये मान लो पी ए बिंदु है तो इसको 1:2 में विभाजित करेगा, और बी वाला है तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब एक निर्देशांक निकालने के लिए हमको पी और क्यू को हम 1:2 में बांट देंगे, तो बांटो 1:2 में, तो सूत्र होता है x बराबर m1x2 प्लस का m2x1 करके 1m1 प्लस का m2 करना होता है, तो यहाँ पे रख दो इसको, m1 की जगह 1, x2 की जगह आप इसकी वैल्यू लगेंगे 4 प्लस m2 की जगह 2, x1 की जगह -3 बटे आएगा 1 प्लस के 2, यह आएगा 4 -6/3 -2/3 आएगा। इसी प्रकार y की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, m1y2 प्लस का m2 y1/m1 प्लस का m2, ये आएगा 1 × 5 प्लस के 2 × 4/1 प्लस के 2, 5 प्लस के 8/2 3, तो आएगा 13/3। तो एक जो निर्देशांक आएंगे आपको x की जो वैल्यू आएगी -2/3 आएगी और b की आएगी आपको 13/3। चूँकि b, अब b के निर्देशांक निकालने तो b है ए और q का बीच वाला पॉइंट है, इसलिए हम b के निर्देशांक के लिए ए और q के मध्य बिंदु निकाल लेंगे। तो मध्य बिंदु के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को योग करके 2 का भाग लगाएंगे, तब इसका x निकालेंगे, तो x1 प्लस x2 तो -2/3 प्लस के 4/2, ये आएगा देखो 3 चौक 12 में से 2 जाएंगे तो 10/6 यानी कि 5/3 आएगा, और y की जो वैल्यू निकालेंगे 13/3 प्लस के 5/2, 15×3 = 28, 15×3 = 28/6 यानी कि 14/3। तब हमको b के जो पॉइंट निकलेंगे वो आएंगे 5/3, 14/3। कैसे किया, तो हमने p और q को 1:2 में विभाजित करने पर एक निर्देशांक आ गई y -2/3, 13/3, और q के निर्देशांक b के निर्देशांक के लिए a और b q को 2 भागों में बांट लिया, तब हमको b 5/3 और 14/3 वो दोनों निर्देशांक मिल गए। अब बढ़ते हैं इसके अथवा वाले प्रश्न पर। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3, p बिंदु को -5, -4 और -2, 3 अंतर विभाजित करता है, b का मान भी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम क्या कैसे करेंगे, तो हमको दे रखा है 2 बिंदु -5, -4 और एक दे रखा -2, 3, इन दोनों को अंतर विभाजित करता है -3, p, तो ये किस अनुपात में कर लेता है, मान लेते हैं हम k अनुपात 1 में करता है,
के अनुपात 1 को इसके बराबर कर देंगे। तो ये तो हमारा एक्स पॉइंट हो जाएगा, ये वाई पॉइंट हो जाएगा। तो एक्स की जगह 3 लगाएं, -3 लगाएं, बराबर m1x2 करके फॉर्मूला लगाएं, m1x2 प्लस m2 y1 करके लगाएं। तो m1 इसलिए लगाएं कि x2 हमारे पास है -2 प्लस का m2 की जगह 1 और ये लग जाएगा -5 बटे m1 प्लस m2, तो -3 -2 के -5 बटे k प्लस का 1। इससे हल करने पर k का मान आ जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3k प्लस का 3 बराबर आएगा 2k प्लस के 5। तो k बराबर आ जाएगा 2। k अनुपात 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2:1 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि अपन एक को लिखेंगे k अनुपात लिखेंगे तो k अनुपात 1 बराबर आएगा 2:1। ये तो k की वैल्यू निकलेगी। हमको p की वैल्यू निकालना, अनुपात निकाल लिया और p की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू निकाल लो। तो y हमारा p है, तो p बराबर आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा m1 x2 सॉरी y2 आएगा -2 सॉरी प्लस का 3 प्लस का m1 इंटू -4 बटे k प्लस का 1 आ जाएगा 3k -4 बटा k प्लस का 1। और k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 3 गुणा 2 -4 बटा 2 प्लस का 1। तो p की वैल्यू आ जाएगी 6 -4 बटे 3 और 6 में से 4 गए तो 2 बटे 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 19, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो हम एक वृत्त बना देते हैं, ये इसका केंद्र O मान लिया, और उसके परिगत यानी कि बाहर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज बना दिया हमने, ये एक जगह टच होगा, ठीक है। समांतर, ये एक समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है A, ये B C और ये D, ये यहाँ पे 4 जगह टच होगा। तो इसको मान लिया हमने M, ये N, ये P, ये Q, जो कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिका बराबर होती हैं। तो ये मान लो A बिंदु है, जिससे हम दो स्पर्शिका AM और AQ खींचेंगे तो दोनों बराबर होंगे। तब हम लिख सकते हैं AM बराबर AQ। इसी प्रकार से BM बराबर NQ और NC बराबर लिख सकते हैं CP, और इसी प्रकार DP बराबर DQ। तब इनको इस प्रकार से ऐड करेंगे हम, चूँकि ये समचतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज है और हमको सिद्ध करना है समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। तो ये हम AB बराबर हो जाएगा, ये वाली भुजा इसके बराबर है CD के, और ये BC बराबर हो जाएगी इस AD के। अब हम इस प्रकार से जोड़ेंगे कि ये वाली भुजा का योग इसके बराबर कर देंगे। तो हम AM प्लस का BM प्लस का CP प्लस का DP बराबर हम BN प्लस का NC प्लस का DQ प्लस का AQ करके जोड़ देंगे। तभी इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा AB, इन दोनों को जोड़ देंगे तो जाएगा CD बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा BC प्लस का ये D है। अब इन दोनों को देखो, यहाँ पे AB और CD बराबर हैं, तो हम इसको दोनों को हम 2AB लिख सकते हैं, और ये BC और DA बराबर हैं, तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं 2BC। 2 से 2 कट जाएगा तो AB बराबर आएगा BC के। चूँकि AB CD के बराबर पहले से था, समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों भुजा बराबर थी पहले से, अब ये हमने इसके बराबर भी कर दी थी। हम बस ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगे। तब AB बराबर हम लिख सकते हैं BC बराबर लिख सकते हैं हम CD बराबर DA। हम चारों को लिख सकते हैं बराबर। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये कौन सा चतुर्भुज आएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा, जो कि हमको ये सिद्ध करना था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का था।
कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। ये हमको मान लिया एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है ओ। ये परिगत चतुर्भुज चतुर्भुज बना लेते हैं हम, कोई भी एक चतुर्भुज बनाते हैं रेंडमली। ये एक चतुर्भुज हमने बना लिया, ये हमने केंद्र बना लिया। तो ये चतुर्भुज बना दिया ए बी सी, ये डी एक चतुर्भुज बना दिया। ये हमने एम एन ये पी ये क्यू करके कुछ भी बना दिया। अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर वृत्त के केंद्र पर बने संपर्क कोण आमने सामने की भुजा, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों आपस में केंद्र पर कोई कोण बनाए। जैसे ये वाली भुजा ये वाला कोण बना रही है और ये वाली भुजा ये वाला कोण बना रही है। तो ये आपस में दोनों का योग क्या हो, संपूरक यानी कि 180 डिग्री का हो। जब हमको सिद्ध करना है तो आपस में इनको सभी को एक साथ मिला लेते हैं, ऐसे मिला दिया हमने। चलिए, तो इस सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को लेते हैं, इस छोटे इस त्रिभुज को ओ पी ए एक त्रिभुज ये बन गया और ये बन गया ओ क्यू ए, त्रिभुज ओ क्यू ए में इसमें सर्वांग समता की कसौटी ढूंढें। तो चूँकि ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, इस त्रिभुज की इस वाले त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज, क्योंकि त्रिज्याएं हैं तो इसे ओ पी बराबर हो जाएगा ओ क्यू, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं। एक ही त्रिभुज की त्रिज्या एक ही वृत्त की त्रिज्या अलग अलग नहीं होती। और ये हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा जो है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं दोनों बराबर होती हैं। तो ये ए पी बराबर होगा ए क्यू, क्योंकि स्पर्श रेखाएं दोनों। और इस त्रिभुज के लिए ये वाली और इस त्रिभुज के लिए ये वाली दोनों भुजा बराबर हैं, तो ए ओ बराबर होगी ए ओ। तो एस 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 ट्रिपल एस के नियम से ये वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम त्रिभुजों की खास बात होती है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं यानी कि ये वाला कोण होगा इसके बराबर होगा। मान लेते हैं ये वाला कोण 1 है, ये वाला कोण 1 है, ये वाला कोण 2 है। इसको 3 मान लिया, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 मान लिया। चूँकि कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 2 के। इसी प्रकार से हम सब त्रिभुजों के लिए लिख सकते हैं, कोण 3 बराबर होगा कोण 4, कोण 5 बराबर होगा कोण 6 और कोण 7 बराबर होगा कोण 8 के होगा। और चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, और उनका तीनों सभी का 8 होगा। सभी जितने कोण बन रहे हैं उसका मान 360 होगा। चूँकि 1 3 5 7 की जगह 2 4 6 8 लिख सकते हैं। तो कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 प्लस कोण 8 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। 2 का भाग दोनों बार 2 बार आएंगे तो 2 का भाग जाएगा, तो कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 प्लस का कोण 8 बराबर 360/2 यानी कि 180 डिग्री। हम इनको एक साथ एडजस्ट कर दें। मान लो इस वाले त्रिभुज के हम 4 और 5 को जोड़ना, इसमें जोड़ना है हमको 1 और 8 को। तो कोण 1 प्लस कोण 8 प्लस कोण 4 प्लस के 5 बराबर 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। हमने एडजस्ट करके लिखा है। कैसे लिख दिया कि कोण 2 के बराबर कोण 1 है तो इसकी जगह 1 लिख दिया, और कोण 8 को ऐसे लिख दिया, कोण 4 को ऐसे लिख दिया, कोण 6 की जगह हम कोण 5 लिख दिया। चूँकि अब ये वाले कोणों का योग इन दोनों ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग 180 डिग्री है। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमने बनाया है, अतः हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खंड द प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल घंटों की सूचना देते हैं। इस जीवनकाल घंटों में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 100, 100 से 120, बारंबारता 10 से 35, 52, 61, 38, 29। उपकरणों का बहुलक जीवनकाल ज्ञात कीजिए। बहुलक निकालना है, अधिकतम बार आने वाली बारंबारता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों या फिर ऐसे सारणी बारंबारता के रूप में दी हुई हो तो क्या करेंगे, वर्ग अंतराल और बारंबारता के लिए दी हुई हो तो हम बहुलक का सूत्र लगाते हैं। बहुलक का सूत्र हमारे पास में आता है L प्लस के
F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू एच करके एक सूत्र होता है जो कि गणित में पढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ से हम L F1 F0 F2 और H इनकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे F1 की वैल्यू। F1 की वैल्यू होती है जो बहुलक में सबसे ज़्यादा आता है, वो आता है 61। देखो 10 से ज़्यादा 35, 35 से ज़्यादा 52, 52 से ज़्यादा 61, इससे कम में बाकी, तो 61 सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए 61 क्या हो जाएगा, इसकी F1 हो जाएगा। और F0 होता है इससे पहले वाला, F2 होता है इसके बाद वाला बहुलक वर्ग, इसको बहुलक वर्ग बोलते हैं। और अंतर हो जाएगा 0 से 20 है ना, तो 20 माइनस का 0 यानी कि H आ जाएगा 20, H आ जाएगा 20। और L जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का जो 60। बाकी सूत्र में बस फिट करना है इसको। जो बहुलक का सूत्र था वो लगा देंगे हम, L 60 प्लस का F1 हमारे पास में 61 माइनस के 52 बटे 2 गुणा 61 माइनस के 52 माइनस के 38 गुणा H की जगह 20। थोड़ा थोड़ा सल कर लेते हैं। 61 में से 52 गए तो 9, यह आ जाएगा 122 माइनस के 52 माइनस के 38 गुणा 20, यह आ जाएगा 40 और 20 90। 60 प्लस के 9 बटे 122 माइनस के 90 गुणा 20, 60 प्लस 9 बटे 122 में से 90 गए तो 32 गुणा 20। 4 से काटा 8 बार, 4 से काटा 5 बार, 9 पंजो 45, तो 60 प्लस के 45 बटे 8, 8 का भाग लग जाएगा, तो 60 प्लस 8 पंजो का 40, 4 बार, 5 से इस पर बच जाएगा, तो 5 का फिर 50, यह आ जाएगा 5.6, जोड़ा तो 60 5 65.6, यह आंसर हो जाएगा बहुलक का। अब बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट अथवा वाला। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता दर्शाता है, जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये जो उनको दिया हुआ है। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए, ये वाला F ज्ञात करना है। जेब खर्च 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। बच्चों की संख्या 7, 6, 9, 13, F 5 और 4। F को मान ज्ञात करना है क्योंकि बच्चों की संख्या बटे में नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना हमको। तो ये धनात्मक आएगी, नेगेटिव भी नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती। जीरो हो सकती है पर नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने वर्ग अंतराल और F को जमा लिया है, उसके बाद में X निकाला। X कैसे निकाला है हमने, वर्ग अंतरालों में दोनों को जोड़ के ऊपरी सीमा निम्न सीमा ऊपरी सीमा को जोड़ करके 2 का भाग लेते हैं। 11 13 हो गए 24, 24 में 2 का भाग लेकर 12। इसी प्रकार से हमने 14 16 18 20 22 24 निकाल लिए। अब यू हम निकालेंगे कल्पित माध्य से। कल्पित माध्य के लिए X माइनस A/H होता है। तो सबसे पहले हम A का पता लगाएंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 बारंबारता है, तो हम बीच वाला ले लेंगे, हमने 18 ले लिया। ठीक है, तो 18 हम लिख देते हैं यहाँ पे 0, ऊपर -1 -2 और -3। लिखने का तरीका शॉर्ट भी है, पर यहाँ से सूत्र लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यू को और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 के 21 माइनस के 21 हो जाएंगे। 6 2 12 माइनस के 12, 6 1 9 1 9 0 एफ गुणा 1 F 5 प्लस 5 2 10 और 4 दिया 12। इनको जोड़ा, देखो 1 और 2 3 3 9 12, तो माइनस के 42 आएंगे ये, और ये आ जाएंगे F प्लस के 32, सॉरी F प्लस के 22। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएंगे F माइनस के 20। तो इनका जोड़ आएगा F माइनस के 20 समेसन FI/UI का। और इनको जोड़ेंगे तो F को जोड़ो तो और 7 16 ऐसे करके जोड़ेंगे तो 44 प्लस का F, क्योंकि F तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि अब सूत्र होता है हमारे पास में सीधा सा सूत्र होता है x बार बराबर A प्लस का समेसन FI/UI अपॉन समेसन FI इंटू H,
जो दिए उसको लिख दो। ये दिया हुआ है 18, तुमको 18 दिया हुआ है, ये हमने 18 माना है। ये हमारा आएगा f माइनस के 20 बटे 44 प्लस का f गुणा h की जगह हम लग जाएंगे 2। देखो 18 से 18 कट जाएगा, ये यहाँ चल जाएगा, ये 0 में जाएगा, तो f माइनस के 20 बराबर 0, तो f की वैल्यू आ जाएगी 20। तो लुप्त बारंबार तो f जो कि 20 है, जो कि बच्चों की संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 21, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो हम मान लेते हैं कि माना दो धनात्मक पूर्णांक m और एक है m प्लस का एक m माइनस एक भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बढ़ते हुए क्रम में मान लेते हैं। तो हम m निकाल लेंगे और m प्लस 1 उससे निकल जाएगा m से। तो m और m प्लस 1 मान लिया, तो इनके वर्गों का योग, तो वर्ग कर दो इनका और इनका योग कर दो, जो कि 365 आ रहा है। इनको हल करेंगे तो देखो m स्क्वायर, इसको खोलेंगे प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2a इंटू बी का सूत्र लगा दिया, तो ये m स्क्वायर हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2m बराबर 365। 2m स्क्वायर प्लस का 2m, 1 को इधर घटा देंगे 364 बचेगा, माइनस का 364 बराबर 0। तो 2 भाग लग जाएगा, तो m स्क्वायर प्लस का m माइनस का 182 बराबर 0। चूँकि यहाँ पे सूत्र लगा देंगे धनाचार्य, तो m बराबर आएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। चूँकि सूत्र में हम लगा देंगे तो b की जगह लगा देंगे 1 माइनस 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर, तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस के 4a की जगह 1 इंटू c की जगह माइनस का 182 अपॉन रूट 2a की जगह 1। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आगे क्या करेंगे। तो m बराबर आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 1 प्लस 182 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 18 72 728 बटे 2, यानी कि ये आएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट के अंदर 729 बटे 2, यानी कि m बराबर आएगा माइनस 1 प्लस माइनस रूट के अंदर रूट रह जाएगा 27 बटे 2। m की वैल्यू 2 आएंगी, m बराबर आएगा माइनस का 1 प्लस 27 बटे 2 कॉमा माइनस का 1 माइनस का 27 बटे 2। तो m बराबर आएगा 26 बटे 2 13, और ये आएगा माइनस के 14। अगर m प्लस का 1 निकालना है तो यहाँ आएगा 13 में 1 जुड़ जाएगा तो 14 आएगा ये, और इसमें m प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 13। तो हमको दो धनात्मक पूर्णांक के पूछा है, तो हमको 13 और 14 ही आंसर हो जाएंगे। अगर कोई भी पूछता, कोई भी हम कहते थे धनात्मक ऋणात्मक कोई बताओ, तो -13 को -14 भी हो सकते थे, क्योंकि -13 का वर्ग प्लस -14 का वर्ग का योग करेंगे तो वही 365 आएगा, और इसका वर्ग, इन दोनों का वर्ग करेंगे तो वही 13 का वर्ग आएगा 169, 14 का आएगा 296, दोनों को जोड़ेंगे तो 365 ही आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां इसका अथवा वाला है। 21वां का, क्या ऐसी एक आम के बगिया बनाना असंभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ, तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो मान लीजिए ये आपका एक आयत बना दिया हमने, इसकी लंबाई तो हमने x मान ली, चौड़ाई 2x, क्योंकि लंबाई है चौड़ाई की दोगुनी है। चूँकि आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई को गुणा चौड़ाई से करने पर आयत का क्षेत्रफल आता है, आयत का क्षेत्रफल। क्योंकि लंबाई हमारे पास में x है, सॉरी 2x है, और चौड़ाई x है। आयत का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो 2x इंटू एक्स करेंगे तो ये जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 800 में 2 को भाग लगे तो 400 मीटर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 400 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल। तो एक्स बराबर आएगा 20 मीटर। ये तो चौड़ाई आ गई। अगर लंबाई निकालनी है तो 2x निकाल लो, 2 गुना 20 मीटर, यानी कि 2x बराबर आएगा 40 मीटर।
ये तो हमारी चौड़ाई, ये हमारी लंबाई। तो ऐसे एक आयत बनाना संभव, आयताकार बगिया बनाना संभव जिसकी चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर है, जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए बराबर tan क्यूब ए होता है। तब इसका LHS ले लेंगे हम, LHS एच डी रखेंगे तो साइन ए माइनस का 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कोस क्यूब ए माइनस का कोस ए। इसके लिए क्या करेंगे हम, ऊपर से साइन ए कौन मिल रहा है, अब साइन यहाँ बन जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए, यहाँ से कोस ए कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए कॉमन, यहाँ से बन जाएगा 1। चूँकि हम जानते हैं कि 1 का ए के बराबर होता है साइन और कोस में, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो 1 की जगह हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन ए तो 1 साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ये कोस ए इंटू 2 कोस स्क्वायर ए। चूँकि -1 निकालना है तो माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस का कोस स्क्वायर ए, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई है तो -1 की जगह माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर ए। इसको एक स्टेप आगे हल करेंगे तो साइन ए ऑन कोस ए, इसको अगर देखो तो ये तो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर में से माइनस 2 साइन करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बचेगा, 2 कोस स्क्वायर में कोस बचेगा तो कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। ये दोनों पद सेम है तो कट जाएंगे तो साइन ए अपॉन कोस ए बचेगा, और हम जानते हैं साइन ए अपॉन कोस ए क्या होता है tan ए, तो ये जाएगा tan ए। ये हो क्या हमारा क्या है कि RHS, ये हमको प्रूफ करना था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का अथवा सिद्ध कीजिए कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बराबर 2 से तो इसका LHS ले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं cos ए और 1 प्लस का साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। हम क्या करेंगे इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम दोनों का गुणा ले लेंगे, 1 प्लस का साइन ए गुणा लेंगे कोस ए, इस 1 प्लस इसका भाग देंगे तो ये कोस ए बाहर जाएगा, कोस ए से गुणा करेंगे तो कोस ए का स्क्वायर आएगा, इसका भाग इसमें देंगे कट जाएगा, ये गुणा हो जाएगा वहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आएगा। अब क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, इसको एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले को खोलेंगे नहीं तो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। चूँकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ऑल्सो 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस का 2 साइन ए अपन 1 प्लस का साइन ए इंटू कोस ए। क्योंकि ऊपर 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस का साइन ए बचेगा, ऊपर 2 में से 2 भाग जाएगा, जिसमें 2 से 2 हट जाएगा, साइन ए बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस का साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए। देखो 2 इंटू 1 अपॉन कोस होता है सेक ए, तो ये आ जाएगा 2 सेक ए। ये हमारा क्या था RHS, भी हमें प्रूफ करना था। तो ये वीडियो हमने आपके लिए बहुत ही मेहनत से रिकॉर्ड किया, तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं। तो पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।